नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फ़ाहद। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि अब कानून बन चुका है, उस पर जिस तरह से लगातार कोहराम हो रहा है, हाहाकार एक तरह से मचा हुआ है। चारों तरफ आप ये देखिए कि प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं और कुछ जगहों पर तो ये प्रदर्शन खासतौर पर पश्चिम बंगाल में हिंसक हो चले हैं, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की जानी चाहिए। और इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन ये साजिश कर रहे हैं, कौन इसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, क्या कोई बाहरी तत्व हैं जो आने वाले इलेक्शन में इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, इस सब से भी पर्दा उठना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है वक्फ कानून को लेकर, खासतौर पर जब उन्होंने ये कहा कि अगर इतने ही मुसलमानों के वो हितैषी हैं, एक तरह से वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के लिए, तो क्यों नहीं वो कोई मुस्लिम अध्यक्ष अपना बना देते हैं। हालांकि उनको ये बताया जाना चाहिए कि आजादी से पहले लगभग 8 के करीब कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। कई राज्यों में उनके मुस्लिम मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछा जाना चाहिए कि वो जितने मुसलमानों के हितैषी बनने की जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वो और उनकी पार्टी ऐसा कर पाएगी क्या? क्या वो किसी मुसलमान को टिकट देगी? क्या वो आने वाले बिहार के चुनाव में क्या बड़ी तादाद में मुसलमानों को उनकी जो 18% है, क्या उनके हिसाब से टिकट देने जा रही है? खैर, ये सवाल उनसे बेमानी है क्योंकि जो वो कहते हैं और जो करते हैं वो पूरी तरीके से पोल सपाट होता है, यानी कि उसमें आपस में कोई मेल नहीं होता है। दूसरा, जब उन्होंने ये कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं उनकी जमीन अब वक्फ बोर्ड नहीं ले जा पाएगा, इससे भी आप ये समझिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कानून बन चुका है, उससे जो फायदा हासिल करने की सोच रही थी या जो उसको लग रहा था उसको फायदा होगा, वो होता हुआ उसको नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए वो एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों में एक दरार पैदा करना चाहती है ताकि आने वाले बिहार के चुनाव में उन्हें फायदा हो। और वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जिस तरह से कांग्रेस ने स्टैंड लिया हुआ है, उससे कांग्रेस को फायदा ना हो जाए बिहार के चुनाव में, उसके लिए भी एक तरह से ये बात कह के कि अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बना देते, इसको ट्रिगर करने की उन्होंने एक कोशिश की है। और पंक्चर वाला कह के जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है, उसकी जितनी शब्दों में निंदा की जाए वो कम है और कल से इसको लेकर लगातार निंदा की जा रही है। और कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि आप एक प्रधानमंत्री हैं और आप ट्रोल जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण वक्फ अमेंडमेंट कानून को लेकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कल वो तारीख है 16 तारीख, जब से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होने जा रही है। मई में सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर होने जा रहे हैं। ये उम्मीद लग रही है या लोगों को ये लग रहा है कि क्या वो अपने कार्यकाल से पहले वक्फ कानून को लेकर कोई बड़ी बात या कोई बड़ा फैसला वो दे सकते हैं। कल जब इस पर सुनवाई शुरू होगी, जो अलग अलग तंजीमों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, इंडिविजुअल्स ने जो याचिकाएं दर्ज की हैं इसको असंवैधानिक करार देने के लिए, और ये भी कहा गया है कि दरअसल ये कानून मुसलमानों की जमीन को हड़पने के लिए बनाया गया है, उस पर कल से सुनवाई शुरू होगी। तो अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण वक्फ कानून को लेकर होने जा रहे हैं, क्योंकि इससे आने वाली बहुत सारी चीजें तय होने जा रही हैं। बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में 18% के आसपास मुसलमान हैं। पसमानदा मुसलमान, महिलाओं, इन सब पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को निपटाने का पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है और इसकी बानगी कल हमें देखने के लिए मिली। नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। अब इससे पहले तो बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करने की बात कहते हुए नजर आए थे। उसके अलावा उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कहते हुए नजर आए थे। और अब तो खुले तौर पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाकायदा तौर पर यह कह दिया कि अगला चुनाव जो है वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार को निपटाने की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। अब उनका इस्तेमाल जितना होना था वो हो गया और आगे हो सकता है कि उनके चेहरे को सामने रखकर, क्योंकि नीतीश कुमार बिल्कुल असहज हैं, वो एक तरह से एक पॉलिटिकल पपेट की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी भी बीजेपी के बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि उनके एक तरह से कंट्रोल में है
और उसी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। तो इस इलेक्शन में भरपूर इस्तेमाल नीतीश का होगा, लेकिन नीतीश अगर मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए, हालांकि इसकी उम्मीद ना के बराबर लगती है कि एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो भी आज उसकी बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए कि एनडीए की अगर सरकार बनती है, नीतीश किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने चुप्पी साधी हुई है, जो अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, वो मजबूत तो हैं, उनके पास सांसद भी हैं, वो बिहार में भी कहें कितने भी राजनीतिक रूप से वो अभी असहज, या हम ये कहें कि उस तरह से पावर में नजर नहीं आए कि वो डिसीजन लेते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो अभी भी राजनीतिक रूप से वो इस तरह से नहीं हो गए हैं कि ये कह दिया जाए कि अब बिहार में उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। तो क्या नीतीश कुमार इन तमाम बयानों को ध्यान में रखते हुए बिहार के चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या वो इस स्थिति में है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि बीजेपी के लिए किस तरह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है बिहार में। जीतनराम मांझी ने तो पहले से ही मोर्चा खोल दिया है, बगावत के सुर उन्होंने बुलंद कर दिए हैं कि 35 से 40 सीटें उन्हें चाहिए। उनके साथ धोखा हुआ है, नीतीश और बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है। और दूसरी तरफ और दूसरी पार्टियां जो हैं, वो भी, पशुपति पारस जो है, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये खुले तौर पर कह दिया है कि वो अब एनडीए के साथ बिल्कुल नहीं है और अब वो तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तमाम बिहार की विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में आप समझिए कि बीजेपी के लिए बिहार में आने वाले वक्त में कितनी ज्यादा मुश्किलें पैदा होती हुई नजर आ रही हैं, और वो इसको बखूबी पता है। और ये भी उसको पता है कि बिहार में वक्त पर उसे उस तरह का फायदा नहीं होने जा रहा है। यही वजह है कि घबराए हुए नरेंद्र मोदी किस तरह से कल बयान देते हुए नजर आए, उनकी हताशा और निराशा साफ तौर पर नजर आई, जहां वो कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए, तमाम मुसलमानों को पंक्चर वाला वो बताते हुए नजर आए, और कैसे एससी एसटी ओबीसी और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करते हुए नजर आए। और कांग्रेस क्या मुसलमानों के लिए नहीं कर रही है, उसको लेकर एक तरह से मुसलमानों को उकसाते हुए भी वो नजर आए। दूसरी तरफ आज इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन जिसको बिहार में कहा जाता है, उसकी अहम बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव और जो बिहार के प्रभारी हैं, और इसके अलावा वहां प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में महत्वपूर्ण बैठक हुई। और इसके बाद जब तेजस्वी यादव बाहर निकल कर आए और अल्लाह वेरू बाहर निकल कर आए, उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि बहुत ही कंफर्टेबल माहौल में बातचीत हुई है, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अगली मीटिंग जो कि पटना में होने जा रही 17 तारीख को, वहां पर सीटों के बंटवारे, कौन चेहरा, इस सब को लेकर बातचीत होगी। ये तो साफ है कि चेहरे को लेकर किसी तरह का कोई असमंजस इंडिया गठबंधन में नहीं है। सीटें किसको कितनी दी जाएंगी उसको लेकर भी मोटे तौर पर एक फॉर्मूला तैयार हो गया है, अब इसको फाइनल मोहर लगना बाकी है। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन कितना आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, मीडिया में जो खबरें प्लान की जाती है उसके बिल्कुल इतर, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि एनडीए में सिर्फ बिखराव ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। कैसे ये पूरी बिहार की सियासत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वक्फ पर इतना नर्वस क्यों नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिस लिए वक्फ लाया गया आनन फानन में, क्या अब उनको ये लग रहा है कि इसका फायदा उनको उस पैमाने पर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है? यही वजह है कि वो अनाप शनाप बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। फिलहाल मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। दो और खास मेहमान मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी, अगला आ रहे जो 24 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण वक्फ के लिए होने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि जो उनको पार्लियामेंट से हासिल नहीं हुआ, नायडू और नीतीश ने उन्हें धोखा दिया और ये बिल पास हो गया, कानून बन गया, अब सुप्रीम कोर्ट और सड़क, यही दो रास्ते बचे हैं जिससे उन्हें उम्मीद है। और कल से इसको लेकर सुनवाई शुरू होने जा रही है। लोगों को शायद उम्मीद सीजेआई खन्ना से है कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले शायद वक्त पर कोई बड़ा फैसला दे दें, क्योंकि इसकी जो बेस है जिस पर याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो ये कि ये असंवैधानिक है, और इसको लेकर बाकायदा तौर पर ऐसे ही नहीं कहा गया, कोर्ट में तो बातें ठहरेंगी तब जब उसको प्रूफ किया जाएगा। दूसरी तरफ कल जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, क्या उसमें उनकी नर्वसनेस
वो साफ तौर पर नजर नहीं आती है कि जो वक्फ को लेकर वो फायदा हासिल करना चाहते थे वो उनको होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और बिहार में इसका डर उन्हें सता रहा है। यही वजह है कि वो उल जलूल बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, दो चीजें हैं। एक, आपने कहा कि प्रधान जी ने कल आ, अब्दुल को पंचर वाला कह दिया, उसके बाद उन्होंने वक्फ के जमीन के बारे में कहा कि वो जमीन मुसलमानों को उन्होंने एक तरह से आश्वासन दिया कि उनके गरीब मुसलमानों की जमीन अब वक्फ बोर्ड नहीं लेगा। तो सबसे पहले दो चीज बता देते हैं कि अगर हर अब्दुल पंचर वाला है, तो अब्दुल कलाम आजाद, अब जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भारत के लिए मिसाइल मैन भी उन्हें कहा गया था। तो क्या भाजपा के प्रधान जी कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना के गलत किया? पता नहीं, ये तो उनको कहना पड़ेगा कि अगर हर अब्दुल पंचर वाला है तो एपीजे अब्दुल कलाम तो वो मिसाइल वाले बन गए। तो पहले तो वहां पर उनका नर्वसनेस बिल्कुल स्पष्ट झलकता है। दूसरी बात, मेरे ख्याल से डीबी लाइव के दर्शकों को जान लेना चाहिए कि ये जो वक्फ कानून इन्होंने बनाया है भाजपा ने, ये बिल्कुल हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। ये खाने वाले दांत बिल्कुल नहीं है। ये एक दंतहीन सर्प है। ये एक ऐसा सांप है जिसके पास दांत नहीं है। उसका कारण ये है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कल सिरसा में कि वो कह रहे थे कि कोई भी गरीब मुसलमान का वक्फ वाले जमीन नहीं हड़पेंगे, तो मुख्य रूप से भाजपा कह रही है कि ये जो वक्फ कानून लाया है इसमें जमीन से संबंधित ये विषय है। तो ये एक ऐसा विषय है जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता ही नहीं है। भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची, उसमें राज्य सूची अलग होती है, केंद्र सूची अलग होती है। मतलब ये स्पष्टता उसमें है, जुरिस्डिक्शन, कि कौन कौन से विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और कौन से चीजें केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो भारत की जो संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची बनती है, उस राज्य सूची में 18वां एंट्री, मतलब 18वां पॉइंट कोई भी पढ़ ले, लैंड एंड इट्स मैनेजमेंट, जमीन और उसका विपणन, ये राज्य सरकार के अधीन चीज आती है। तो जो राज्य सरकार के अधीन चीज आती है उस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। जैसे कि भाजपा का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि चीन में भाजपा की सरकार है, क्योंकि चीन में आपका अधिकार चलता ही नहीं है कि आप कोई चीज क्लेम कर सकें। जो चीज आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप उस पर अगर कानून बना रहे हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल असंवैधानिक है और वो एक दंतहीन सर्प है। वो कानून लागू ही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना जी इसे सुने या संजीव खन्ना के बाद में कोई भी न्यायपालिका कोई भी खंडपीठ सुने, निर्णय यही आने वाला है, क्योंकि यह संवैधानिक है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब मोटा मोटी ये समझ में आ रहा है कि ये जो वक्फ कानून लाया गया था, ये कानून केवल और केवल इसमें एक राजनीति थी, और वो राजनीति थी कि नीतीश कुमार के जेडीयू को और नीतीश कुमार को बिहार के चुनाव से पहले निपटा देना। ये केवल इतनी सी एक संकीर्ण इनकी राजनीति, ज्यादा कुछ नहीं है। वक्फ बिल से भारत के नागरिकों को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर से मैंने कहा, वो कानून केंद्र सरकार बना नहीं सकती, वो राज्य सरकार के अधीन आता है। जमीन राज्य सरकार की है, जो चीज केंद्र सरकार के अधीन है ही नहीं, उस पर वो सरकार कानून कैसे बना लेगी? तो इसीलिए वो दंतहीन सर्प है, उसकी चर्चा में नहीं करूंगा। अब आते हैं इस राजनीति पे कि ये इतना सब इन्होंने ये जो कवायद की, सर्कस की, इतना बड़ा पलटियां मारी कि हम वक्फ बिल लाएंगे, इसका उद्देश्य एकमात्र अब ये दिख रहा है कि ये नीतीश कुमार जी को बिहार में निपटना चाहते थे। उसका निपटने का एक बहुत ठोस कारण है। हम सभी जानते हैं कि भाजपा चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, उसकी इलेक्शन मशीनरी जो है वो बहुत गंभीर है। तो आपको भाजपा के कोई भी इलेक्शन रिलेटेड, चुनाव से संबंधित वो कुछ भी रणनीति करती है, तो आपको थोड़ा इस चीज को गंभीरता से हम लोगों को समझना चाहिए। मैंने थोड़ा सा इस पर डेटा एनालाइज किया, कोई भी डीबी लाइव के दर्शक इस डेटा को अपने आप में भी सर्च करके देख लें। पिछले 40 साल में भारत में 12 राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं, मतलब 1984 से लेकर 2024 तक 12 राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं। इसमें 3 पीढ़ियों ने वोट किया है। इसमें एक चीज जो कॉमन निकल के आ रही है कि सरकार भले 1984 में कांग्रेस की बंपर मेजोरिटी की रही हो, या 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की तीसरे मोर्चे की मिलीजुली सरकार रही हो, या 2019 में नरेंद्र मोदी जी की क्या कहते हैं, पूरी बहुमत की 303 सीटों की सरकार रही हो। सरकार किसी की भी रही हो, सीटें कितनी भी आई हो, एक चीज सामान्य बात यह है कि नंबर 1 पे सबसे ज्यादा वोट शेयर हमेशा क्षेत्रीय दलों को मिलता आया है। इन 40 सालों में 12 चुनावों में कभी भी किसी भी क्षेत्रीय दलों को 40% से कम वोट शेयर नहीं मिला है। नंबर 1 पे हमेशा क्षेत्रीय दल ही रहे हैं। नंबर 2 पे 2014 के बाद से भाजपा रही है।
अभी 2024 में भाजपा नंबर 2 पर 35% सीट से है, कांग्रेस करीब करीब 25% है। तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि क्षेत्रीय दल इस देश में सबसे ज्यादा वोट लेते हैं। 40 साल का ये रिकॉर्ड है। 12 लोकसभा चुनाव 3 पीढ़ी के लोगों ने वोट कर दिया। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई स्विंग फैक्टर है, इस चुनाव में वैसा हो गया, अगले चुनाव में दूसरा कुछ हो जाएगा। 40% वोट, सबसे नंबर 1 वोट प्रतिशत हमेशा क्षेत्रीय दलों को आता है। तो भाजपा को सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में क्षेत्रीय दलों से है। वो जानती है कि जब तक क्षेत्रीय दल सशक्त रहेंगे, वो अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकती। वो इंडिपेंडेंट, जिसे भाजपा हमको पता है ना, 2024 में भी भाजपा ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। अरे भाई, जब आपका 272 में सरकार बन जाती है, आपकी कुछ 303 सीटें हैं, तो फिर आप 400 पार क्या नारा क्यों लगा रहे हैं? क्यों चाहिए 400 पार? हमको समझ में नहीं आ रहा है। कोई एक मैच जीतने के लिए आपको 272 रन चाहिए, तो चेज करने वाली टीम कहे कि हम 400 रन बनाएंगे, कैसे बना लोगे भैया? बनाने की जरूरत क्या है? 272 चाहिए, एक रन ज्यादा बना लो, 273 बना लो, आप मैच जीत गए। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसका मानना है कि इस देश में उसके पास सभी राज्यों को ले, राज्य हो या केंद्र हो, उसको संपूर्ण सत्ता में आना है। और वो संपूर्ण सत्ता में आने में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा रोड़ा क्षेत्रीय दल हैं। और बिहार में ये सबसे ज्यादा बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर रहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का समर्थन नहीं किया है, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी समर्थन किया था 1990 के दशक में। जब एनडीए नया नया बना था, तो सबसे पहले एनडीए बनाने वालों में से नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार को 25 साल से भाजपा झेल रही है, भले वो उनके दोस्त हों, लेकिन भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक बिहार में अकेली वो सत्ता में नहीं आ सकती। तो नीतीश कुमार को निपटाना उनकी मजबूरी थी। उन्होंने काफी इंतजार कर लिया था, और ये वक्फ बिल लाने के बहाने उन्होंने नीतीश कुमार को निपट दिया। क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी आबादी है, जो कि नीतीश कुमार को उनके चेहरे के कारण वोट डालती है। वो भाजपा में रहें या भाजपा में न रहें या स्वतंत्र रहें, एक होता है मास लीडर, होता है मास लीडर का अपना एक अपील होता है, मास अपील होता है। नीतीश कुमार जी के पास वो मास अपील है। तो नीतीश कुमार के उस मास अपील को, उस छवि को तोड़ने के लिए भाजपा ने ये पूरी की पूरी साजिश रची, और इसमें काफी हद तक भाजपा सफल भी हो गई, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन पिछले कुछ घंटों से यह समझ में आ रहा है कि जिस चीज को हमने अभी तक इस पिछले 10 मिनट में डीबी लाइव के कार्यक्रम में दर्शकों ने समझा, इस चीज को बिहार के दूसरे क्षेत्रीय दलों ने भी बहुत अच्छे तरह से समझ लिया कि भाजपा जब तक रहेगी तब तक वो क्षेत्रीय दल को निपटते रहेगी। भाजपा के दोस्तों ने ही सबसे पहले इस चीज को समझ लिया। इसीलिए भाजपा के दोस्त, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो, चाहे वो पशुपति पासवान हो, इन लोगों ने अपने तरीके से बिगुल बजा दिया कि भैया तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ चुनाव तभी लड़ेंगे जब हमारी सीटें बढ़ाओगे। इसका मतलब ही है कि क्षेत्रीय दल ये समझ गए हैं कि भाजपा उनको निगलना चाह रही है। वो अपने आप को निगलवाने से बचने के लिए ज्यादा सीट मांगेंगे। अगर वो ज्यादा सीट, अब देखिए, या तो वो ज्यादा सीट देगी भाजपा, तो अपने आप उसने जो जेडीयू को सल्टाने की कोशिश की, तो उसके बदले दूसरा क्षेत्रीय दल उसका जगह ले लेगा। अब अगर वो नहीं देंगे उनको सीट, तो वो लोग इंडिपेंडेंट लड़ जाएंगे और भाजपा का वोट काटेंगे, या तो हो सकता है कल को वो महागठबंधन में जुड़ जाएं। आने वाले समय में देखिएगा कि वो जो चिराग पासवान जी हैं, वो भी इसी तरह का विद्रोह का बिगुल बजाएंगे। क्योंकि भाजपा का ये जो फॉर्मूला 44 है कि हमको क्षेत्रीय दलों को निपटना है, ये निपटने का फॉर्मूला क्षेत्रीय दलों ने समझ लिया है, और वो इसका काट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेरे ख्याल से दूसरे वक्ता भी आ गए, उनको भी समय देते हैं, उसके बाद बात। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ सिद्धार्थ जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं। और मेरे साथ 2 और मेहमान, ओमकारेश्वर पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। ओमकारेश्वर जी बहुत स्वागत। और मेरे साथ रविंद्र शरोन जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। रविंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। रविंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगी। कल हम बयान की जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिससे कल से लगातार जिसकी चर्चा है, वो जो उन्होंने तमाम मुसलमानों को पंक्चर वाला कहा प्रधानमंत्री ने, और वहां पर उनकी हताशा और निराशा भी देखने के लिए मिली। वो कांग्रेस से तो कह रहे हैं कि भाई आप अपना मुस्लिम अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते, लेकिन वो कहते हैं कि अपनी तरफ वो बिल्कुल नहीं देखते हैं। और इससे साफ तौर पर लग रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो पॉलिटिकल फायदा वो लेने की एक कोशिश, एक कवायद थी, वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये कल उनके बयान में अच्छे से नजर आया। इसीलिए वो मुसलमानों को भड़काने का काम कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं, SC ST OBC को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की बात कर रहे हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी ने जो बात नीतीश कुमार को लेकर कर दी है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा,
इस सब को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और अगले 24 घंटे में जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर सुनवाई शुरू होने जा रही है, कितनी उम्मीद वहां से भी करें? जी नमस्कार। देखिए, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया है बुशरा जी, और सिद्धार्थ भाई ने बहुत इम्पोर्टेंट उस पर अपना जानकारी दी है। प्रधानमंत्री का जो बयान है उस पर तो चारों तरफ से हम लोगों को सुनने में आ रहा है, निंदा ही हो रही है कि एक प्रधानमंत्री अगर उसकी प्रजा, उसका एक हिस्सा अगर किसी वजह से गरीबी में है तो उसके लिए उन्होंने क्या एफर्ट्स किए ये गिनवाने की बजाय वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये छीटाकशी कर रहे हैं। और अगर इतना वक्त वो इसमें बिताते कि उनकी सरकार में क्या क्या कदम उठाए गए हैं समाज के जो दबे कुचले वंचित वर्ग हैं उनका उत्थान करने के लिए, मुझे लगता है वो ज़्यादा इंप्रेसिव एक बात होती और लोगों को भी उस बात से ज़्यादा जानकारी मिलती, तो कुछ अपना बेनिफिट वो कर सकते थे। नायब सिंह सैनी ने जो बात बोली है वो तो बुशरा जी बस वही है जो हम लोग भी कई दिन से बोल रहे थे। अब सारा हिंदुस्तान यही बात कह रहा है कि भाई शिंदे इन मेकिंग है, नीतीश कुमार जी है वो शिंदे बनने वाले हैं। सरकार अगर बीजेपी की आ गई तो भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा अगर बड़ी पार्टी बन के आई, और अगर वो चुनाव हार गए तो भी नीतीश कुमार को हटना है। तो नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो तो ये है कि उनका जो चुनाव खत्म हो गया, आखिरी चुनाव उनका ये है, इसमें अगर वो लड़ना चाहें तो लड़ें, लेकिन मुख्यमंत्री का उनका जो काम है वो खत्म हो चला है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे, सरकार चाहे किसी की भी आए। इस बात की तस्दीक, इस बात पर मोहर नायब सिंह सैनी ने लगाई है। और देखिए, बीजेपी की जो कार्यशैली है वो यही है कि हमेशा वो जो बड़े नेता हैं वो इस तरह की बात नहीं कहते हैं, बल्कि अपनी तरफ से किसी और के मुंह से ये बात कहलवाते हैं। उसके बाद जमीन की जो तपिश है उसको भांपने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उस पर धीरे धीरे काम होता है। ये अलग अलग मुद्दों में हमने देखा है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे ये वक्फ बोर्ड को लेकर के हो या NSCCA वगैरह के जो इश्यूज हैं, उन तमाम इश्यूज पर हमने देखा कि इनकी पार्टी के नेता कुछ बोलते हैं और उसके बाद फिर जो माहौल बनता है उस माहौल को देखा जाता है। इस तरह के स्टेटमेंट्स तो हमने जब महाराष्ट्र का चुनाव था तब भी खूब देखने में आई थी, बीजेपी के कई नेता बोलते थे और वही बात सच भी साबित हुई। तो ये बात तो तय है कि अब नीतीश कुमार का तो समय खत्म हो चला है। अब नीतीश कुमार जाते जाते अपनी पार्टी को भी साथ ही लेके जाएंगे या फिर पार्टी उनकी बची रहेगी, बस सवाल तो यही है। जेडीयू के तो शीर्ष नेतृत्व जो आज की तारीख में है वो तो कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज है बीजेपी के साथ। उसमें तो यूनाइटेड नाम का कुछ शब्द रह ही नहीं गया है। वहां पर तो जनता दल जो है वो अब इस चुनाव के बाद जनता दल खत्म होगी या नहीं होगी, या फिर बची खुची जनता दल यू है वो बीजेपी में मर्ज कर जाएगी, बस केवल यही सवाल रह गया है। बाकी ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार तो चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। और इस बात की जो स्टेटमेंट दी है नायब सिंह सैनी ने उस बात की तस्दीक करती है, और पहली स्टेटमेंट थोड़ी दी है। विजय कुमार सिंह जो सिन्हा जो है मंत्री, उन्होंने दी, उसके पहले और भी कई मंत्रियों ने दी है ये स्टेटमेंट। तो ये और कितने सारे दिल्ली के नेता, बिहार नेता हैं, दिल्ली में मंत्री हैं, वो तो आंख गड़ाए बैठे हैं इस बात पर कि कब उनका दांव लग जाए और वो दिल्ली छोड़ के पटना चले जाएं। तो ये तो बहुत पुरानी इनकी कोशिश है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी के सारे सपने पूरे कर दिए तो इस सपने को क्यों छोड़ेंगे पूरा करने से, इसको भी पूरा करेंगे। जब वाजपेयी जी का सपना ही था कि भाई बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने तो वो सपना पूरा हो जाएगा, नीतीश कुमार चाहे रहे ना रहे। इस बार ये तो सपना नहीं था ना अटल बिहारी वाजपेयी, उनका सपना ये नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रहे, उनका सपना तो ये था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरह से धीरे धीरे बयान आ रहे हैं उससे एक पैरेलल बीजेपी का जो सेल है जो कि काम करता है, रिसर्च करता रहता है, ग्राउंड पर रियलिटीज को देखता रहता है कि इस बयान से क्या असर पड़ा, इस पर जो उसके बाद उन्होंने पोल करेंगे उसका क्या असर पड़ेगा, वो तमाम फीडबैक दिल्ली में दिए जाते हैं। और उसके बाद इस बयान को किसी और के मुंह से भी बुलवाना है कि नहीं, ये इनकी एक पोल स्ट्रेटेजी है, इलेक्शन स्ट्रेटेजी है जो साल भर पहले से शुरू कर देते हैं। इनको लगेगा कि ये काम ठीक चल रहा है तो और स्टेटमेंट इस तरह की दी जाएंगी, और लगेगा कि बैकफायर कर सकता है तो शायद बाकी के लोग इस बार स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो ये एक तपिश है, जमीन की तपिश को भांपने की कोशिश है कि इसका लाभ कितना होगा और इसका नुकसान। तो इसके अलावा तीसरी बात जो वक्फ बोर्ड की कही, बहुत महत्व की वक्फ बोर्ड के हम लोगों ने देखा, बल्कि मैं तो अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कपिल सिब्बल से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि वक्फ में एक जो अमेंडमेंट उन्होंने बिल के दौरान कर दिया वो तो
क्योंकि इस पर तो विशेष तौर पर इजाजत ली गई थी और सांसदों को वक्त दिया नहीं गया था पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि लास्ट पर जो एडिशन एक किया गया है उसको तो उन्होंने भी उसके बाद पढ़ा कि उनका फैसला जो जज जो होगा वो फाइनल फैसला हो जाएगा, यानी कि अपना जो कलेक्टर का जो फैसला होगा वो अंतिम निर्णय होगा। तो इस तरह के जब राइट टू रिलीजन जो हमारा है, किसी भी रिलीजन को उस पर ये किस तरह से कुठाराघात करता है। देखिए शुरुआत में तो कुछ ज्यादा नहीं होता है बुशरा जी, शुरुआत में तो क्योंकि अलग अलग पेटिशंस लगी हुई हैं तो उन पेटिशंस को क्लब किया जाएगा, पहले तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्लब कर देगा, उसके बाद तय करेगा कि जो मुख्य वकील हैं दोनों पक्षों की तरफ से वो वकील जो है तय किए जाएंगे कि अपने अपने आर्गुमेंट करें, क्योंकि सब वकीलों को तो मौका नहीं मिल सकता, ऐसे मौका मिलेगा तो फिर बहुत लंबा केस चल जाएगा। तो उन सारी पेटिशंस को क्लब किया जाएगा, उसमें से मुख्य जो वकील होंगे जिन्होंने चैलेंज किया होगा उन वकीलों को तय किया जाएगा जो अपनी बात रखेंगे। सरकार की तरफ से जो हमेशा हमने देखा कि तुषार मेहता है एसडी जो है वही बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण होगा सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी ये देखना कि इसका कितना असर होता है, क्योंकि राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम जो हमारा है रिलीजन को एक्सरसाइज करने का, उसके ऊपर आज हिंदुस्तान के 75 बरस के बाद हम लोग ये तय करेंगे कि हमारे जो फोर फादर्स ने हमको राइट दिए थे वो हम लोग बचा सकने की स्थिति में है कि नहीं है। और कल ही अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो महू से मैं लौट रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती वहां पर मनाई गई और तमाम हम लोगों ने जो बात करी संविधान की बात वहां पर की, तो उस संविधान की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट कितने अच्छे तरीके से कर सकता है ये उसका भी एक लिटमस टेस्ट होने वाला है। ये केवल और ये बात बुशरा जी केवल मुसलमान की और वक्त की नहीं है, ये बात केवल हिंदुओं की या किसी हुकूमत की नहीं है, ये बात इस मुल्क के उस आइन की है जिसके लिए भगत सिंह जैसे लोगों ने शहादत दी। इतने लंबे संघर्ष के बाद वो आइन जो है वो मुकम्मल तौर पर सामने आया और हम लोग 75 साल से उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज की हुकूमत उसको बचा के नहीं बचा सकती। हम लोगों के अंदर वो जज्बात बचे हैं कि नहीं बचे हैं कि हम लोग इस आइन को आगे लेके जाएं और इसी आइन के दिखाए जो रोशनी है उसमें अपना सफर तय करें। इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट इसमें करने वाला है कि जो रिलीजन है हम लोगों को तो देखने में आ गया। एक और बात साफ कर दी थी जो ऑर्गेनाइजर का लेख छपा था कि भाई वक्फ बोर्ड के अलावा तो जो क्रिश्चियन चर्चेज है उनके पास भी बहुत सारी जमीन है, तो इनका तो रास्ता साफ है। अब ये जमीन लेके जाएगी कहाँ, अब तो ये भी सवाल नहीं रह गया। सबको पता है जमीन कहाँ जाने वाली है, जहाँ पर पोर्ट गए, जहाँ पर एयरपोर्ट गए वहीं पे जमीन भी चली जाएगी। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि जमीन कहाँ जाएगी। पर ये अब देखने की जरूरत ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार फैसला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक दिया है राज्यपाल की शक्तियों को लेकर के, और राष्ट्रपति के ऊपर भी जो एक पाबंदी लगाई गई है समय सीमा की, इतना ऐतिहासिक फैसले की उम्मीद हम लोगों को इसमें भी करनी पड़े। इस फैसले के माध्यम से भी है। ऐसा फैसला आया तो एक नजीर बनेगा और हुकूमत के लिए भी एक सेटबैक होगा कि जिस तरह अपनी मनमर्जी से जो फैसले कर देते हैं और ब्रूटल मेजोरिटी जिस तरीके से आपकी एक सरकार एक पॉलिटिकल पार्टी की गठबंधन की है और वो किसी भी तरह के कानूनी या गैर कानूनी संवैधानिक या असंवैधानिक बिल को पारित करने की क्षमता रखता है, उसके लिए भी ये एक नई रोशनी का काम करेगी और लोगों को ज्यादा भरोसा होगा न्यायपालिका में और हिंदुस्तान के आइन पर। जी बुशरा जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है और आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको फ्री करूंगी। रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और ओमकारेश्वर जी भी हैं हमारे साथ और ओमकारेश्वर जी भी ट्रैवल कर रहे हैं। ओमकारेश्वर जी स्वागत आपका। और मेरा सवाल आपसे ये कि अभी जो कुछ आप फिलहाल होता हुआ देख रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स और कल जिस तरह से बयान दिया है नरेंद्र मोदी ने और वक्फ, इसको आपस में अगर हम जोड़कर देखें तो क्या ये आपको दिखता है कि जो एक पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश है खासतौर पे आने वाले बिहार के चुनाव में वक्फ को लेकर वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, हताशा निराशा है इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को निपटाने का पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया है, ऐसे में क्या नीतीश खामोश ही रहेंगे? बुशरा जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम भारतीयों को, हम सिटीजन्स को झूठ को गंभीरता से लेना सीखना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो अपने आप में कितना बड़ा अपराध है। हम गंभीरता से लेने लगेंगे तो संसद में जिस तरह आज मंत्री झूठ बोल रहे हैं, राजनेता अपने भाषणों में लगातार झूठ बोल रहे हैं,
कभी कहेंगे कि नीतीश के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद है, खूब कहेंगे, उसके बाद दरवाजे खुल कहेंगे तो मारा जाएगा, वो भी झूठ, ये भी झूठ है। तो अभी सच जो थोड़ा सा बोला वो सही नहीं। आश्चर्य होता है जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी में डिफरेंस होने का नारा लगाती थी और अपने को आदर्शवादी पार्टी मानती है, वो इतनी झूठ क्यों बोलती है लगातार? बोलने से इतना डर क्या? उसको कहना चाहिए साफ साफ कि नीतीश कुमार अब स्वस्थ नहीं है या उम्र हो गई है, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। हिम्मत है तो बोले, साफ साफ कहे। उसको डर लगता है कि अगर इतना बोलेंगे तो जनता दल यू का जो वोटर है वो हम खिसक जाएगा और पड़ सकता है। वो झूठ बोल रहे हैं। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव कतई नहीं लड़ने का, और उसके नेतृत्व में वो कितना जीतेंगे कितना हारेंगे और बाद में मुख्यमंत्री आना तो बिल्कुल है। एक तो सत्ता में शायद ही वापस वो लौट भी गए किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से, तो भी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कतई नहीं बनाने वाले हैं। एक बात ये है, अभी जो बैठक हुई है राहुल और तेजस्वी की, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने बिहार के चुनाव के बारे में फैसला किया, उसके बारे में लगता है मुझे कि वहां अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी बन रही है। और अगर दोनों ने समझदारी के साथ चुनाव लड़ा, सीट शेयरिंग ढंग से वो कर पाए, उसमें अगर उन लोगों ने कोई गलती नहीं की, तो इस बार कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि पिछली बार भी आरजेडी नंबर 1 पार्टी के रूप में उभरी थी और वो मेजोरिटी से कुछ ही सीटें पीछे रह गई थी। वो भी कहा जाता है कि उसमें भी मैनेज किया था रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ने। और कांग्रेस की भी जड़ें वहां मजबूत हो रही हैं। 19 सीटें तो वो पिछली बार ले आए थे, लेकिन जिस तरह से लगातार राहुल गांधी ने वहां रैलियां की हैं, वहां दौरे किए हैं, और अभी जो हाल का जो उनका जो पलायन रोको रोजगार दो ये वाला जो रैली रही है, ये काफी असरकारी रही है, काफी प्रभावकारी रही है। दूसरी तरफ बीजेपी जो लगातार वहां पर जेडीयू के साथ गठबंधन सरकार बनाती रही है, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाई है राज्य में कि जो वो जनता को बता सके। उसको भी मालूम है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आए और 60,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ दे दूं, कितना करोड़ दे दूं, वो झूठा बोल के गए, असत्य वार के गए, जो पूरा नहीं हुआ। और इस तरह बिहार के लोगों को उनके पास कुछ कहने को है नहीं, तो वो मान के चल रहे हैं कि हम अकेले अपने बूते मेजोरिटी में आ नहीं पाएंगे। और जैसा रविंद्र कह रहे थे कि छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को वो आगे करना चाहते हैं ताकि वो वोटों में बिखराव कर सके, और इसीलिए प्रशांत किशोर की भी पार्टी वहां पर मैदान में उतरी है, जिसने 2-3 दिन पहले ही एक बड़ी रैली गांधी मैदान में करने की घोषणा की भी रैली। अब वो कितनी बड़ी रैली होगी बिहार के लोगों को अच्छी तरह पता होगा, लेकिन उनको मालूम है कि ये 1-1, 2-2%, 4% इधर उधर वोट जो खिसकेंगे वो सेकुलर वोटों में बंटवारा होगा और उसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इसी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी है। उसमें चाहे वो जीतन राम की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, हालांकि वो अभी थोड़ा सा अपने आप को अलग सा कर रहे, पशुपति पारस की पार्टी हो, उन्होंने घोषणा की है पशुपतिनाथ पारस ने कि वो अगले चुनाव में उसी के साथ तालमेल करेंगे जो उन्हें ज्यादा सम्मान देगा। तो वो अपने आप को खुला रख रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी है और अब प्रशांत किशोर भी मैदान में होंगे। एक और विधानसभा चुनाव में 12 सीटें उन्होंने ली थी, और लोकसभा चुनाव में आपको गौर करना पड़ेगा कि वामपंथी पार्टियों ने सत्तारूढ़ दल के 2 धुरंधर नेताओं को हराया, 2 धुरंधर सांसदों को हराया, काराकाट में और आरा में। आरा में तो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जो चुनाव लड़े और केंद्रीय मंत्री थे आरके सिंह, उनको हरा के, और वहां उपेंद्र कुशवाहा को हरा के काराकाट में, वो 2 जगहों पे सीपीआई एमएल ने वहां पर चुनाव जीता है। तो वो बड़े जमीनी स्तर पे वो लोग भी काम कर रहे हैं। इन सिनेरियो में जब वहां पे चुनाव होंगे तो फिर देखना होगा कि किस तरह से क्या उभर के आता है फाइनली। ये बात है। दूसरी बात, वक्फ को लेके भी जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, किसी न किसी को ये कहना चाहिए कि भाई पहले ये तय कर लीजिए कि झूठ बोलना कोई अपराध है कि नहीं है।
अगर झूठ बोलना अपराध नहीं है तो मैं किसी का मर्डर करूंगा और कहूंगा कि मैंने मर्डर नहीं किया, तो मुझे छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं हजारों करोड़ का घोटाला करूंगा और मैं घोषणा कर दूंगा कि मैंने 1 रुपया नहीं लिया है, तो मुझे छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर झूठ लेना अपराध नहीं होता तो सारे लोग फिर झूठ ही बोलते। केंद्र में मंत्री झूठ बोल रहे हैं और इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। स्पीकर चूंकि रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो इस पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते। ये क्या मजाक है? तो अगर सुप्रीम उसमें संसद में नहीं लिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में इसका कॉग्निजेंस लिया जाए, पूछा जाए कि किन किन मसलों पे आपने असत्य बोला। संसद में आप झूठ को झूठ भी नहीं कह सकते। मतलब संसद इतना सेंसिटिव है कि आपने अगर झूठ शब्द का इस्तेमाल किया तो आपको वो कहेंगे कि ये गैर संसदीय शब्द है, असंसदीय शब्द है, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी झूठ को आप असत्य कहिए, सत्य से परे कहिए, लेकिन झूठ बोलेंगे खुद। आप असत्य झूठ को इतना बड़ा सेंसिटिव मानते हैं कि वो असंसदीय है और फिर भी आप खुलेआम झूठ बोलते हैं और उस पर कुछ नहीं होता आपका। कई ऐसे जी मसले हैं जिसपे झूठ बोला गया है। वक्त के मसले पे लगातार ये झूठ बोला गया है, इसलिए संसद के भीतर भी बाहर भी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि इसको लेके हमारा कानून क्या क्या कहता है और क्या होना चाहिए। वरना तो इस देश में आप कुछ भी कर लें और झूठ बोल दें, फिर कह दीजिए झूठ तो ये झूठ ही था ना, झूठ साबित हुआ कि ना कोई घुसा था, ना घुसा है, ना घुसेगा। और फिर आर्मी चीफ ने हमारे कहा कि घुसा भी है और घुस के वहां 2 काउंटीज भी बना लिए हैं। ये कितना बड़ा झूठ है? कितना झूठ बोलेंगे आप देश से? ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बैठे हैं उनसे लोगों को अपेक्षा ज्यादा है, क्योंकि वो कई ऐसे फैसले कर चुके हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष नजर आते हैं। तो संभावना है कि वक्त को लेके भी वो कुछ बेहतर ही फैसला करेंगे। जी बुशरा। जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अगर आप रह सकते हैं तो रहिएगा, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि मैं आपको जी थैंक यू सो मच फॉर मैं जॉइनिंग। जी आई एम सॉरी, थैंक यू। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सिद्धार्थ जी, सवाल फिर वही बार बार उठकर आता है कि क्या एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से बिखराव जो है वो एनडीए में नजर आता है, चाहे वो यहाँ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तमाम जगहों पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जो खबरें प्लान की जाती है वो इंडिया गठबंधन को लेकर प्लान की जाती है कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज जो मीटिंग हुई है उसमें साफ तौर पर कंफर्टेबल नजर आ रहे थे दोनों ही। अगर हम बात करें, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें या कांग्रेस की बात करें, बहुत ही माहौल में पूरी मीटिंग हुई। बाहर आकर जिस तरह से उन्होंने मीडिया को एक तरह से तंज किया, सबक सिखाया, ये कह सकते हैं तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं कह रहा हूं नहीं हूं, आप इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, ये हम बैठकर तय कर लेंगे। सीटें कितनी बटेंगी, किसको कितनी मिलेंगी, ये भी हम आपस में बैठ कर तय कर लेंगे। आपकी बेचैनी इतनी क्यों है? लगातार ये खबरें चलाई जा रही कि तेजस्वी को चेहरा नहीं बनाया जाएगा, कांग्रेस एकला चलो की राजनीति करने जा रही है और वो दिल्ली की राह पर ही बिहार का चुनाव भी लड़ने जाएगी। ऐसे में ये सब कुछ जो एकजुटता इंडिया गठबंधन में नजर आ रही है और एनडीए में जो पूरा बिखरा रहा है, बिहार इलेक्शन के लिए आप इसको कैसे दें? और क्या यही वजह है कि खींच जो है वो बार बार अलग अलग उनके बयानों से हमें देख मिलती है? जी, बिहार का चुनाव होता है तो बिहार में कहावत पढ़ी जाती है बुशरा जी। बिहारी जितने भी आपके डीबी लाइव के दर्शक हैं वो उसको समझ जाएंगे। बिहारी में कहावत पढ़ी जाती है कि बरों के माए या कन्यायनों के माए ना बन सका हो। मतलब कोई एक महिला एक ही समय में वर और वधू की मां नहीं बन सकती, ये असंभव होता है। तो भाजपा में ना, भाजपा में पा नाम ही है, वो भाजपा पा का मतलब ही है कि वो पाखंड करती है। पाखंड का मतलब ही ये होता है कि करना कुछ और कहना कुछ। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम लोग गोदी मीडिया मजाक में कहते हैं, वो अगर आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टेटमेंट पढ़ लेती, या उन्होंने जो बाहर निकल के कहा, उसी में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारी और बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के साथ बैठक बड़ी अच्छी हुई। इसका मतलब ही है, उन्होंने वो ये भी कह सकते थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी कि हमारी और तेजस्वी यादव जी की बैठक अच्छी हुई। वो ये भी कह सकते थे कि हमारी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की बैठक अच्छी हुई। उन्होंने जैसे ही ये कहा हमारी और बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के साथ बैठक अच्छी हुई, इसका मतलब ही है कि उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि ये चुनाव जब होंगे
तो इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के चेहरे के नीचे ये चुनाव लड़ेगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, इसमें कोई बहुत ज्यादा जर्नलिज्म करने की जरूरत है नहीं, तो सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया। और तेजस्वी यादव ने भी बाहर निकल के बोला कि इतना सीधा सा बात अगर रिपोर्टर्स नहीं समझेंगे तो वो कहेंगे इतना आपको जल्दी क्या है, उन्होंने भी इसमें चुटकी ले ली। तो बिल्कुल ये बिल्कुल स्पष्ट है। दिक्कत यहाँ पर सबको पता है कि दिक्कत भाजपा के साथ है। भाजपा कहावत एक कहा जाता है कि दो नाव पे एक साथ आप नहीं पैर रख सकते, दोनों नाव दो दिशा में चली जाएगी या दो घोड़ों पे एक साथ सवारी नहीं होती है। भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वो 3 घोड़ों पर एक साथ सवारी करती है। एक है उसका वैचारिक घोड़ा, एक उसका है व्यवहारिक घोड़ा, और तीसरा है सच और सिद्धांत। हमको पता है कि बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम, उसमें बीजेपी का एक छोटा वोटर से लेके प्रधान जी तक सबका ये मानना है कि बीजेपी के पास पूरी की पूरी सत्ता होनी चाहिए, कहीं पर भी बीजेपी के पास पूरी सत्ता होनी चाहिए। इसीलिए बीजेपी हमेशा कोशिश करती है, कभी वो 400 पार का नारा बताती है, कभी वो कुछ करती है, कभी वो कुछ करती है, क्षेत्रीय दलों को निगलने की कोशिश करती है। तो ये करके भाजपा, और कई बार तो वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। तो भाजपा एक तरफ से वैचारिक रूप से भाजपा का पूरा इकोसिस्टम, उसके छोटे से छोटे वोटर से लेके प्रधान जी तक, उनके साथ एक सामान्य बात है, कॉमन बात है कि पूरी की पूरी सत्ता वो भाजपा अपने पास रखना चाहती है। ये उसका वैचारिक, उसकी मजबूरी है, या वैचारिक धरातल पर वो इस तरह से चलती है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर आते ही उसको पता है कि ये चीज हो नहीं सकती, क्षेत्रीय दलों को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। इसीलिए आश्चर्य ये होता है कि एक हफ्ता पहले जब वक्फ बिल लोकसभा में आया था तो AIADMK नाम की पार्टी तमिलनाडु में वक्फ बिल के विरोध में वोट डाला था, और कल जाके तमिलनाडु में भाजपा ने AIADMK के साथ गठबंधन कर लिया। तो जो वक्फ बिल के खिलाफ था उसके साथ भाजपा गठबंधन कैसे कर सकती है? तो भाजपा की यह व्यवहारिक मजबूरी है कि वो क्षेत्रीय दलों को साथ लेना ही उसको पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के कंधे पर चढ़े बिना उसकी नैया पार होती नहीं है। लेकिन हमेशा उसका उद्देश्य रहता है कि क्षेत्रीय दल के कंधे पर चढ़ें, अपने डेस्टिनेशन या गंतव्य तक पहुंचे और उस सीढ़ी को तोड़ दिया जाए। उस क्षेत्रीय दल के भरोसे हम पहुंचे, और आगे पहुंचते ही, जहां तक हमें पहुंचना है वहां पहुंचते ही उस गाड़ी को जला दिया जाए, ताकि दूसरा उस गाड़ी पे चढ़ के पीछे से ना आ जाए। यह है व्यवहारिक समस्या भाजपा के साथ। लेकिन सिद्धांत ये कहता है, सच्चाई ये है कि भारत में जो 543 लोकसभा की सीटें हैं उसमें 443 सीट, फिर से मैं गिनती बता रहा हूं, कोई भी इस डेटा को देख लीजिएगा, डीबी लाइव के दर्शक फिर से देख लें। 543 भारत की सीटों में से 443 सीट ऐसी है जिसमें कि सत्ता में बीजेपी को आने से रोकने वाला क्षेत्रीय दल है। वो क्षेत्रीय दल चाहे भाजपा का दोस्त हो, चाहे भाजपा का दुश्मन हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो आंध्र प्रदेश में, या पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जैसे दोस्त हों, या जेडीयू जैसे नीतीश कुमार जैसे दोस्त हों। क्योंकि नीतीश कुमार जितनी सीटें लेंगे, भले वो दोस्त के नाते ले, उतनी सीट तो भाजपा को नहीं आएगी। तो भाजपा का जो मैंने शुरुआत में कहा, जी सिद्धार्थ जी, मैं माफ कीजिएगा रोक रही हूँ लोगों के जहन में, लेकिन ये सवाल तो आ ही रहा होगा, नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री हैं, अभी भी उनके पार्टी के विधायक हैं, चाहे तीसरे नंबर की पार्टी बनी हो पिछली बार, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने, और अभी भी उनके पास वो सांसद है, वो बैसाखी है जिससे केंद्र की सरकार चल रही है। उसके बाद भी इस तरह के तमाम बयान दिए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश इस स्थिति में है कि सब कुछ देखते हुए कि जाल बिछाया जा रहा है, साजिश पूरी हो चुकी है, सब कुछ तय हो चुका है, बस एक तरह से उनका टाटा बाय बाय होना बाकी है, क्या ऐसे ही खामोश रहेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर अभी तक नीतीश कुमार जी पिछले 1-2 महीने में खास करके वक्फ बिल के मामले में उनका जो पैटर्न था वो पैटर्न थोड़ा हट के चल रहा था, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं कि या तो उनकी निर्णय शक्ति किसी कारण से कमजोर हुई है, या तो उनके ऊपर किसी तरह का बहुत ज्यादा दबाव है। ये दोनों ही बातें संभव है, और बहुत ज्यादा संभव है कि ऐसी चीज हो रही हो। लेकिन ये भी सच है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी से पहले से राजनीति करते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 2002 से राजनीति कर रहे हैं। 2002 से पहले वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे। वो गुजरात के मुख्यमंत्री जिस समय बने उससे पहले से नीतीश कुमार भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी को एनडीए में समर्थन दे रहे थे। तो नीतीश कुमार भी काफी गहरे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कुछ इंतजार में है। अगर यहाँ पर मैंने ये कहा कि 2 संभावना है। एक संभावना है कि उनकी निर्णय शक्ति क्षीण है और वो किसी दबाव में है। दूसरी संभावना यह भी है कि वो अभी तक इतने गहरे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव हो जाए
उनको अपनी छवि पर कुछ भरोसा है, उनको पता है कि मेरे बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता, भाजपा कुछ भी कर ले, मुझे इतनी सीटें आ जाएगी कि मेरे बिना भाजपा सरकार नहीं बना सकती, और एक बार मुझे सीटें आ जाए तब हम निर्णय करेंगे कि मुझे भाजपा के साथ जाना है या इस गठबंधन के साथ जाना है। नीतीश कुमार, हमें पता है कि कई बार वो सुबह में वो भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनते हैं और शाम में वो तेजस्वी यादव के समर्थन से भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। नीतीश कुमार काफी गहरे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अभी फिलहाल या तो निर्णय शक्ति शारीरिक रूप से किसी कारण से, कमजोरी के कारण या किसी दबाव के अंतर्गत वक्फ बिल के मामले में भाजपा के साथ हो गए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इस जाल में उन्हें फंसाया जा रहा है। उनको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है कि जेडीयू को और नीतीश कुमार को अपने बल पर इतनी सीटें आ जाएंगी कि भाजपा बिना नीतीश कुमार के सरकार नहीं बना पाएगी। और जब उनके पास उतनी सीटें आ जाएगी कि भाजपा की चाबी उनके पास आ जाएगी, तब वो तय करेंगे कि मुझे क्या करना है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये होगा, और यही बात मैं कह रहा था कि भाजपा भी, अच्छा ये बात, ये ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ शर्मा इस बात को समझा रहा है। सिद्धार्थ शर्मा से 10 गुना ज्यादा भाजपा ये समझी हुई है। भाजपा क्योंकि राजनीति में बहुत माहिर है, तो भाजपा ये जानती है कि इस देश में 443 सीट ऐसे हैं जहां पर कि क्षेत्रीय दल उसको सत्ता में आने से रोके हुए है, चाहे वो क्षत्रिय दल उसका दोस्त ही क्यों ना हो, टीडीपी जैसा दोस्त क्यों ना हो, जेडीयू जैसा दोस्त क्यों ना हो, शिरोमणि अकाली दल जैसा दोस्त क्यों ना हो, कर्नाटक में जेडीएस जैसा दोस्त क्यों ना हो, या बंगाल में ममता जैसी प्रतिद्वंद्वी क्यों ना हो, तो तमिलनाडु में स्टालिन जैसा प्रतिद्वंद्वी क्यों ना हो, दिल्ली में केजरीवाल जैसा प्रतिद्वंद्वी क्यों ना हो, प्रतिद्वंद्वी हो या दोस्त हो, भाजपा को सत्ता में आने से रोक रहा है क्षेत्रीय दल। भाजपा इस चीज को जान रहा है, इसीलिए वो क्षेत्रीय दल को उपयोग भी करना उसकी मजबूरी है। किसी एक स्तर पर जाके उसे डंप करना और उस गाड़ी को तोड़ देना भी उसकी मजबूरी है, और ये मजबूरी में जीना भी उसकी मजबूरी है। इसीलिए मैंने कहा भाजपा के पांव में जो पा है ना, पार्टी का मैं पाखंड जाता। बिल्कुल, और वो पाखंड कल हमने देखा भी और लगातार हम देखते भी रहते हैं। और इस सब के बीच ये भी है कि राहुल गांधी बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, बिहार से लेकर गुजरात तक। एक हफ्ते में ये दूसरा राहुल गांधी का दौरा है गुजरात का। वहां ओरिएंटल बैंक की एक बैठक में वो शामिल होंगे, और ये भी बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को भी वो संबोधित कर सकते हैं। 2 दिन के लिए वो वहां पर जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि गुजरात से, जो कि कहा जाता है कि ये ऐसा कह दिया गया है कि गढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का, खास तौर पर वो एक तरह की प्रयोगशाला माना जाता है, और उसी का मॉडल दिखाकर देश भर में लोगों को बताकर 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, और वो मॉडल क्या है वो अब सबके सामने है। अब ऐसे में उसी गुजरात से राहुल गांधी सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। वहां महाधिवेशन किया गया, उसके पहले भी वो गए थे वहां पर, और अब फिर से वहां पर गए हैं, और इससे पहले वो बिहार गए थे। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस किस तरह से संगठनात्मक बदलाव करने की तरफ अग्रसर भी है, और उसको लेकर पूरे एक्टिव मोड में भी फिलहाल नजर आ रही है। इसका फायदा उसे बिहार और आने वाले गुजरात चुनाव में कितना होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और कल से वक्त पर जो सुनवाई शुरू होने जा रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।